चलो स्टार्ट करते हैं ना। ठीक है। लास्ट क्लास में बोर्स मॉडल पढ़ा था। ठीक है। दो ही मॉडल इस चैप्टर के अंदर है, रदरफोर्ड और बोर्स मॉडल। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल है, सिर्फ इस मतलब क्या कहते हैं बोर्स मॉडल के ऊपर। तो शुरू करें। ठीक। 2 मिनट के लिए रिवाइज कर ले क्या? ठीक है। रेडियस का फार्मूला बोलिएगा क्या होता है बोस के अकॉर्डिंग? 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड। और ये यूनिट किस में होती है? एंगस्ट्रॉम में। और वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10⁻⁶ जेड बाई एन। और ये किस में होती है? मीटर पर सेकंड में। समझ आ रही ना बात? ये जनरल रेडियस का फार्मूला है और ये वेलोसिटी का फार्मूला। ये कब अप्लीकेबल है? जब एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन पार्टिकल हो। ठीक है। और बोर ऑर्बिट किसे कहते हैं? बोर्स ऑर्बिट किसे कहते हैं? z इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1। ठीक है। ये इतनी बातें पढ़ाई थी। ठीक। तो चलिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले कुछ और बातें कर लेते हैं थ्योरी की, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ना, टाइम पीरियड। देखो, 1 मिनट सुनना, ध्यान से सुनिएगा। टाइम पीरियड के लिए ये रेडियस की इक्वेशन है और ये वेलोसिटी की इक्वेशन है। अगर आपसे टाइम पीरियड पे क्वेश्चन पूछा जाता है तो टाइम पीरियड पे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है? अगर कोई सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है कोई चीज ना, वो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होगा? देखिए, टाइम पीरियड किसे कहते हैं? एक चक्कर में लगा टाइम ना। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इलेक्ट्रॉन जब ये एक चक्कर में टाइम है ना, तो एक चक्कर जब लगाएगा तो कितना डिस्टेंस चलेगा? 2πr। कितना चलेगा? 2πr। और ये वाली चीज क्या हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी। अब आपको दोनों फार्मूले पता है, आर का पता है और किसका पता है? वी का पता है। समझ आए? आप टाइम पीरियड का फार्मूला बना सकते हैं। तो जनरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के ऊपर पूछा जाता है। तो अगर आप आर की जगह पे पुट करेंगे, बाकी चीजें क्या है? 2π क्या है? कांस्टेंट है। आर की जगह पे पुट करेंगे तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी लगा लो। आर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एन स्क्वायर बाई जेड के ना। और v किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? z बाई एन के। तो z बाई एन हो जाएगा। तो यहां से टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? एन क्यूब बाई किसके? z स्क्वायर के। ये कर लीजिए फॉर्मूला टाइम पीरियड का। ठीक है। अच्छा, एक और बता देता हूं, टाइम पीरियड का उल्टा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन कैसा होगा? उल्टा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब। इसको कर लीजिए। ठीक। लिख चुके हैं आप? एक बार मैं उस दिन क्वेश्चन मतलब क्लास में एक बात पूछी थी, एक बार फिर मैं पूछ रहा हूँ। आप लोग केमिस्ट्री में अगर न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल निकलता है तो उसकी रिएक्शन बैलेंस पढ़े हो कि नहीं? नहीं पढ़ते हो? अगर कोई क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी टॉपिक में जब किसी न्यूक्लियस से अल्फा या बीटा पार्टिकल निकलता है तो न्यूक्लियस स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। तो जब स्टेबिलिटी की तरफ जाता है तो रिएक्शन बैलेंस का क्वेश्चन आता है। समझ आ रही ना बात?
जबकि नीट के सिलेबस से निकाल दिया गया है, फिर भी पिछली साल पूछ दिया था। समझ आ रही ना बात? तो अगर आप केमिस्ट्री में पढ़े हो तो मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं, अगर नहीं पढ़े हो तो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है? यही चीज पूछ रहा हूं, कर लो इसको, ठीक है? हो गया ना? टाइम पीरियड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन याद रखिएगा। समझ आ रही ना बात? टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बाद आप एक चीज बहुत अच्छे से जानते हो, ये वाला रिलेशन, ये जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है, कल आपने पढ़ा था ना, बोर्स के अकॉर्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एन क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट, है कि नहीं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है? एन एच अपॉन 2 पाई। तो एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एन के। अब देखिए, जब कोई चीज कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, तो आपको ये बात पता है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पैदा करेगा। कैसी प्रॉपर्टी? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो आपसे एक चीज पूछ सकता है, अगर एंगुलर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ ऑर्बिट के है, तो आप ये बताइए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा? क्या होगा इसके इलेक्ट्रॉन के घूमने से? अगर चार्ज घूमेगा तो क्या बनेगी? करंट बनेगी। अगर करंट बनेगी तो करंट अगर कॉइल में घूम रही है तो उसके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, याद है? अच्छा, इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा तो करंट किधर चलेगी? इधर। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन चेक करने के लिए क्या बताया था? जिधर करंट चलेगी उधर ऐसे फिंगर घुमा देना, अंगूठा किधर आ रहा है? बाहर। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का रिलेशन पूछ लेगा नंबर ऑफ ऑर्बिट के साथ, कैसा होगा? तो आपको एक रिलेशन अगर आपको याद हो मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाई एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है चार्ज डिवाइड बाई 2m। ये लिखाया है मैंने, ये पढ़ाया है। तो अगर आप देखोगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एंगुलर मोमेंट। तो अगर एंगुलर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ ऑर्बिट के, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? नंबर ऑफ ऑर्बिट के। और m क्या होगा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अच्छा, एक बात और बता दीजिए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निपट गया। अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा सर्कुलर ऑर्बिट में तो इसकी वजह से क्या बनती है? करंट। तो करंट का ही रिलेशन पूछ लेगा नंबर ऑफ ऑर्बिट के साथ, कैसा होता है? तो करंट इज इक्वल टू क्या होता है? करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन, यहां पे टाइम होता है। तो मैंने आपको बताया था जब आप इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन कराया था, अगर सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है तो कोशिश आप ये करिएगा, यहां पे अगर आप टाइम पीरियड ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर ना, तो एक चक्कर में एक ही इलेक्ट्रॉन पास होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो यहां पे क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। अब देखिए, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके? टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड का आप पढ़ चुके हो रिलेशन पिछले वाले में। टाइम पीरियड कैसा होता है? टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर। तो इसका उल्टा होता है करंट। तो करंट का रिलेशन कैसा हो जाएगा? जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब। तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब। बस ये हो गया करंट के फॉर्म में। समझ आया कि नहीं? करंट, करंट इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। एक चार्ज मान लेते हैं घूम रहा है, कितना चार्ज घूम रहा है? एक चार्ज। तो एक चार्ज एक चक्कर जब लगाएगा तो एक ही बार तो क्रॉस होगा एरिया को। तो एक चार्ज डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का रिलेशन पिछले वाले में देख चुके हो। तो टाइम पीरियड का इनवर्स है किसका? करंट का रिलेशन। कर लीजिए इसको। हो गया? चलिए अगला देखिएगा। एक चीज और आपने पढ़ी थी, याद है? अगर करंट सर्कुलर हो, क्या हो? करंट सर्कुलर हो तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होती है? अगर सर्कुलर करंट हो तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला याद है? B इज इक्वल टू क्या होता था? B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r। r क्या होता है? रेडियस। अच्छा, करंट का रिलेशन आप देख चुके हो। करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब। और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड बाई एन के।
एन स्क्वायर बाई जेड, उल्टा लिख दिया, वेलोसिटी वाला लिख उठा था। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एन स्क्वायर बाई जेड के। अब यहाँ पे म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, टू क्या है, कांस्टेंट है, आई की जगह पे पुट करते हैं तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब के, और आर की जगह पे कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड लिखने से बेहतर है कहाँ लिख लीजिए ऊपर, तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, जेड क्यूब डिवाइड बाई एन की पावर 5, ये भी रिलेशन लिख लीजिए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, हो गया। एक आखिरी रिलेशन देखेंगे हम, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन घूमता है, ये पॉजिटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन, तो इसके बीच में कौन सा फोर्स लगता है, कूलाम फोर्स। और कूलाम फोर्स ही किसका काम करता है, सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स अच्छा कितने के बराबर होता है, वी स्क्वायर बाई आर के। अच्छा वी स्क्वायर है ना, तो वी वाला रिलेशन क्या होता है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जेड बाई एन के ना, तो वी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और आर एन स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर, तो यहाँ पे एन स्क्वायर बाई जेड लिखने से बेहतर है कहाँ लिख लीजिए ऊपर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जेड क्यूब डिवाइड बाई एन की पावर 4। समझ आई बात, ये भी कर लीजिए। लिख चुके भैया, हो गया। अब चलिए एक क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप का, इसको करते हैं, इसको बताइएगा। ठीक है, देखो पहला ऑप्शन पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग बोस मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओए क्वेश्चन देने के बाद नीचे कहा देखते हो बे? ये ये बता, ऑर्बिटिंग स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस एट शिफ्ट्स टू डिक्रीज ऑर्बिट अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, अगर न्यूक्लियस से अवे जाते हो तो नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या होगी, बढ़ेगी। तो स्पीड का रिलेशन जो होता है वो नंबर के साथ कैसा होता है, इनवर्स होता है, उल्टा होता है। तो नंबर बढ़ेगा तो स्पीड क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो ये पहली बात क्या है, सही है, समझ आए। दूसरी बताइएगा, रेडियस ऑफ अलाउड ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल नंबर। ये सही है, कैसे सही है, रेडियई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर के, प्रोपोर्शनल मतलब एन होता है, एन स्क्वायर थोड़ी होता है। प्रोपोर्शनल अभी नहीं जान पाए इतना दिन से, ये होता है, ये होता है प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर क्या होता है, तब सही होता। समझा, सिर्फ क्या बोला है, प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल नंबर। तो प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल नंबर नहीं है, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल नंबर। तो ये क्या है, गलत। अगला देखिए, frequency with which electron orbit around the nucleus is in discrete orbit is inversely proportional to cube of principal quantum number। फ्रीक्वेंसी वाला फार्मूला चाहिए तुरंत। फ्रीक्वेंसी कैसा रिलेशन रखती है, एन क्यूब ना। तो ये बात क्या है, देखिए इसमें क्यूब लिख दिया है ना, इसमें स्क्वायर नहीं लिखा था, तो ये वाला क्या है, सही है। ये वाला देखिए चौथा,
बाइंडिंग force with which electron is bound to the nucleus increases. बाउंडिंग फोर्स मतलब वही सेंट्रीपिटल वाला. बाउंडिंग फोर्स कौन है? सेंट्रीपिटल. तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इंक्रीजेस एज इट शिफ्ट टू आउटर ऑर्बिट. मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा. तो सेंट्रीपिटल के फार्मूले में क्या था? नीचे क्या था? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन. इनवर्स रिलेशन था किसके? n की पावर 4 के. तो नंबर बढ़ेगा तो सेंटीपिटल घटेगा. तो बाइंडिंग फोर्स क्या कर रहा है? इंक्रीजेस लिखा हुआ है नंबर बढ़ने के साथ. ये बात क्या है? गलत है. तो कौन सा कोड सही होगा? पहला और तीसरा. बस हो गया, कर लीजिए. 4 नंबर. हाँ 4 नंबर तो है ही. कर लीजिए इसको. हो गया. अगला क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है. ये वाला देखिए. अकॉर्डिंग टू, ध्यान से सुनिएगा, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये और ये अच्छा क्वेश्चन है. अकॉर्डिंग टू दी, एक वेराइटी है जो बोर और रदरफोर्ड से हट करके है. मतलब ये क्वेश्चन की ऐसी वेराइटी है जो बोर और रदरफोर्ड से क्या है, थोड़ा सा हट करके है. तो ऐसे नए क्वेश्चन ज्यादा चांसेस होते हैं और खास करके एनसीईआरटी का है तो इसलिए आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, कैलकुलेट द इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट emitted by the electron revolving around a proton in hydrogen atom. अगर आपके पास हाइड्रोजन एटम है और अगर हम क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, फिर मैं कह रहा हूं क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी मतलब होता है मैग्नेटिज्म. मैक्सवेल जहां तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तक पढ़ा है वो क्या कहलाती है? क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी. उसके बाद से क्या डिवल नेचर से क्या हो जाती है? मॉडर्न हो जाती है. समझ आ रहे हैं? तो ये क्लासिकल है. तो क्लासिकल के अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग जाएंगे? मैक्सवेल के अकॉर्डिंग. मैक्सवेल ने क्या बताया था कि अगर किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है तो इलेक्ट्रॉन घूमते हुए एक्सीलरेट करेगा. एक्सीलरेट अगर करेगा तो ये एनर्जी लॉस करेगा. क्या लॉस करेगा? एनर्जी लॉस करेगा. और एनर्जी इससे बाहर निकलेगी किस फॉर्म में? रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी बाहर निकलेगी. अगर रेडिएशन के फॉर्म में कह रहा उसी को मान लीजिए, अगर रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी बाहर निकल रही है तो अगर बाहर निकल रही है तो आप ये बताइए उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो सुनिएगा ध्यान से. मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन इस फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा था. हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा था. अगर कुछ मेंशन नहीं है तो क्या मान के चलेंगे? फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा था. तो फर्स्ट ऑर्बिट में जब घूम रहा था तो इनके अकॉर्डिंग एनर्जी का लॉस करेगा और धीरे धीरे स्पाइरल पाथ पे ये कहां पे गिर जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा. समझ आ रही है? तो एनर्जी का जो लॉस करेगा उस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो यहां पे एक अजम्पशन मानेंगे और वो अजम्पशन क्या होगा? जितने पे ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है जिस फ्रीक्वेंसी से, कितने से? जिस फ्रीक्वेंसी से ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है. तो फ्रीक्वेंसी अभी सर्कुलर ऑर्बिट की पढ़े. बोर के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड का फार्मूला क्या था? 2 पाई आर डिवाइड बाई वी अभी लिखा था. तो फ्रीक्वेंसी इसका क्या होता है? उल्टा होता है. v डिवाइड बाई क्या होता है? 2 पाई आर होता है. ये क्या चीज होती है? फ्रीक्वेंसी होती है. अब ये जिस फ्रीक्वेंसी से ये घूम रहा है ना उसी फ्रीक्वेंसी से रेडिएशन इमिट करेगा. मैक्सवेल के अकॉर्डिंग जिस फ्रीक्वेंसी पे ये घूम रहा है, समझ आ रही है ना? ये घूमने की फ्रीक्वेंसी है, उसी फ्रीक्वेंसी पे ये क्या करेगा? रेडिएशन एमिट करेगा. तो यही फ्रीक्वेंसी पूछा है. तो आपको पता है फर्स्ट ऑर्बिट में स्पीड कितना होती है? 2.2 इंटू 10⁻6 होती है. और ये 2 पाई और रेडियस कितना होती है? 0.53 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10. बस आंसर हो गया. समझ? 6.6 इंटू 10⁻15 आएगा. 6.6 इंटू 10⁻15.
ये 10⁻⁻10 है, ये क्या हो जाएगा 10⁻16, और इसको सॉल्व करोगे पूरे को तो 6.6 आएगा। ठीक है, आंसर लिख लीजिएगा 6.6 इंटू 10⁻16 हर्ट्ज। ठीक है, वो 16 नहीं है 15 है, 16 नहीं 15 हर्ट्ज। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक हो जाने के बाद दो टॉपिक हमने पढ़ा था, एक एनर्जी पढ़ा था और एक रेडियस और वेलोसिटी पढ़ा था। तीन फार्मूले पढ़े थे ना, तो उसके बारे में कुछ क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं छोटे छोटे। ठीक, देखिएगा ये वाला क्वेश्चन आप बताइएगा, बहुत हल्का सा है, बस आपको वो फार्मूला अगर याद है, एक बार मैं फिर रिवाइज है। हाँ, सेकंड वाले, अच्छा, देखिएगा, चलिए इधर देखते हैं। पहले जो प्रेजेंट है उसको करो। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी वाला वो रिलेशन याद कर लेते हैं। एक मिनट, E इज इक्वल टू फार्मूला क्या था 13.6, और क्या था Z² बाई N², और ये आंसर किस में होता था एंगस्ट्रॉम में। एनर्जी का फार्मूला कैसा है माइनस में है, और काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज कैसी होती है प्लस होती है, तो ये जो E का आंसर आए उसमें किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस से, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाए ना। और जो ये टोटल एनर्जी है इसकी दो गुना होती है कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ये दो बातें आपको याद रखनी है। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना, इतना दिया हुआ है ग्राउंड स्टेट में। व्हाट आर दी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी साफ साफ पता चल रही है, ये माइनस में है तो काइनेटिक एनर्जी किस में हो जाएगी प्लस में, तो कितना आंसर हो जाएगा +13.6। पहला आंसर हो गया। दूसरा क्या आपसे पूछा है पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है टोटल एनर्जी का दो गुना होती है, टोटल एनर्जी माइनस में होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी किस में होगी माइनस में, तो माइनस और 2 टाइम्स ये ग्राउंड स्टेट में कितना है टोटल एनर्जी कितना है -13.6, बस आंसर हो जाएगा। एनर्जी किसमें होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये भी किसमें होगी इलेक्ट्रॉन। आगे आंसर नहीं समझ आई बात, क्या नहीं होगा ये, हाँ यहां पे माइनस लगा दिया है एक, इसको हटा दो। ठीक है, टोटल एनर्जी कितना थी -13.6, और ये 2 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी कैसी होती है माइनस, और काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है प्लस होती है। इस क्वेश्चन को बताइए, एक मिनट इसका आंसर आप दीजिए। द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज इतना, हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट। द एनर्जी ऑफ हीलियम आयन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है -13.6 Z² बाई N²। अब यहां से हीलियम के लिए Z की वैल्यू कितना होती है, हीलियम के लिए Z की वैल्यू कितना होती है 2 ना, तो 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और कौन सी ऑर्बिट में पूछा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकेंड ऑर्बिट, तो 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, कट जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा -13. ठीक।
कर लिए? थोड़ा स्पीड में करिएगा, ठीक। क्वेश्चन बहुत हैं। हो गया? बोलो। ये थोड़ा सा बच्चों वाले क्वेश्चन है। हम्म, इसको बताइएगा। रेडियस पूछा है ना, लिथियम प्लस प्लस, और किस में पूछा है? सेकेंड ऑर्बिट की। तो आर इज इक्वल टू कितना होता है? 0.53। और क्या होता है? एन स्क्वायर बाई जेड ना। तो 0.53, लिथियम के लिए जेड की वैल्यू कितना होगी? कितना कितना होगी लिथियम के लिए? 3 हो जाएगी। और एन कितना दिया हुआ? 2। तो 2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। है? हाँ। रेडियस ऑफ द हीलियम प्लस ऑफ थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑर्बिट ना। थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब एन की वैल्यू कितना हो जाएगी? 4। और जेड की वैल्यू, हीलियम है तो कितना हो जाएगी? 2। रेडियस इज इक्वल टू 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। एन की वैल्यू कितना है? 4। और जेड की वैल्यू कितना? 2। रख दोगे, आंसर है। हाँ ठीक। एक और क्वेश्चन। रुक जाए, इसमें क्या रुके? ये ऑप्शन बेस्ड है, इसको करके बताइएगा कौन सा सही होगा। ग्राउंड स्टेट मतलब एन की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू 3। पिकोमीटर है। पिकोमीटर मतलब क्या होता है? 10⁻⁻12। 1 पिकोमीटर कितने के बराबर होता है? 10⁻⁻12। करके बताइए कितना आएगा। डी वाला सही है। कौन सा आएगा? डी वाला। आर की वैल्यू रखो 0.53 इंटू एन स्क्वायर। एन स्क्वायर मतलब 1 डिवाइड बाई क्या होता है? जेड। जेड कितना हो जाएगा? 3। ठीक। इंटू क्या होगा? एंगेस्ट्रॉम है ना ये, ठीक। तो एंगेस्ट्रॉम मतलब 10⁻0.53 डिवाइड बाई 3। 10 की पावर कितना हो जाएगा? -10। अब यहां से 0.2 हटा दो, यहां पे क्या कर दो? 10 की पावर -12। 10 की पावर -12 क्या हो जाएगा? पिकोमीटर। और 53/3 लगभग 18 3 से कितना होता है? 54 आ जाएगा, ठीक। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया। अब थोड़ा सा एनर्जी के ऊपर और कुछ क्वेश्चन करते हैं, और थोड़ा सा एक और वैरायटी देखते हैं, ठीक। हेडिंग डालिए, हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन
एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला टॉपिक यही है, हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक, एक मिनट सुनना, हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम समझिए क्या होता है। अच्छा, डिस्पर्सन मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? डिस्पर्सन। डिस्पर्सन में क्या होता है, अगर हमारे पास एक प्रिज्म है और इस पे जा करके व्हाइट लाइट पड़ती है, कौन सी लाइट पड़ती है? व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट, तो अगर आपको याद हो व्हाइट लाइट क्या होती है, यहां पे स्क्रीन पे जो है 7 कलर बनते हैं व्हाइट लाइट के। विबग्योर होता है, सबसे ऊपर जो होता है ये वायलेट कलर होता है। कौन सा होता है? वायलेट। और सबसे लास्ट में कौन होता है? रेड कलर होता है। तो इसके बीच में कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। हाँ, कितने कलर होते हैं? 7 कलर। तो अगर आप ऐसे स्क्रीन पे ड्रॉ करोगे तो ये स्क्रीन पे पूरा कितने कलर दिखेंगे? 7 कलर दिखेंगे। इधर क्या होगा? वायलेट, और इधर क्या होगा? रेड। समझ आ रही ना बात? अब देखिए, व्हाइट के बजाय एक काम करते हैं, सबसे पहला टॉपिक हम क्या पढ़ रहे हैं? एमिशन स्पेक्ट्रम। इसकी बात कर रहे हैं, एमिशन की। अब आप देखिए, हमने किसी गैस को गर्म कर दिया, हॉट कर दिया, समझा? गर्म करने के बाद हॉट गैस को, यहाँ पे ये जो गैस है ये कौन सी गैस है? हॉट गैस है। और हॉट गैस को कहाँ पे रख दिया? हॉट गैस को किसके सामने रख दिया? प्रिज्म के सामने रख दिया। समझ आ रही ना बात? अब प्रिज्म के सामने रखने के बाद ये स्क्रीन बढ़ा लेता हूं, ठीक है, ये स्क्रीन यहां तक बढ़ा लेता हूं, 3 पिक्चर बनेगी, ध्यान से देखना। अब ये हॉट गैस है, तो हॉट गैस में क्या होगा, जब आप इसको गर्म कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ये क्या है? ऑर्बिट है। तो इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा जब इसको हीट कर दोगे? हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। किस तरफ चला जाएगा? हायर एनर्जी लेवल की तरफ चला जाएगा। अब हॉट करने के बाद, ये हॉट कर दिया है तो इलेक्ट्रॉन जहां जाना था हायर एनर्जी लेवल पे जा चुके हैं ना, ये गर्म कंडीशन में। अब इसके बाद जब हीट देना बंद करोगे तो फिर ये उल्टा काम शुरू कर देगा, क्योंकि दुनिया का एक रूल है कि हर कोई मिनिमम एनर्जी की स्टेट में रहना चाहता है। इसमें मिनिमम एनर्जी के स्टेट में, तो मिनिमम एनर्जी ये हायर एनर्जी में चला गया ना, तो ये अपनी एनर्जी निकाल करके फिर जहां पे था वहीं पे आने की कोशिश। तो अब ये बताइए, अगर इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स में हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स में, तो यहां से जब यहां वापस आएगा ना, यहां से यहां आ सकता है, यहां से यहां आ सकता है, यहां से यहां आ सकता है, इस तरह से। तो जब इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट से वापस लौटेगा तो ये क्या निकालेगा? रेडिएशन। तो वो जो रेडिएशन निकलेगी, उस रेडिएशन की इस स्क्रीन पे क्या दिखेगी? लाइंस दिखेंगी। समझ आ रही है? जो यहां से वापस आते हुए इलेक्ट्रॉन निकालेगा, समझ आ रही, उन रेडिएशंस की क्या दिखेगी? लाइन दिखेगी। तो इसी लाइन को क्या बोलते हैं? एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। समझ गए ना बात? तो यहां पे कौन सी थी? हॉट गैसेस थी। गर्म करने के बाद इसके इलेक्ट्रॉन कहां चले गए? एक्साइटेड स्टेट में। जब एक्साइटेड स्टेट से रिटर्न होगा लोअर एनर्जी के स्टेट में, तो रिटर्न होते हुए क्या निकालेगा? एनर्जी। वही एनर्जी इस प्रिज्म से पास होगी ना, और वही जा करके इस स्क्रीन पे दिखेगी। समझ आ रही ना बात? अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन भी देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? एब्जॉर्प्शन, ताकि आपको ये बात फील आ जाए। ये प्रिज्म है, यहां पे ये हो गया आपका प्रिज्म, और आपकी ये जो गैस है ना, ये कोल्ड गैस है। कैसी गैस है? कोल्ड गैस। तो ये कोल्ड गैस है, समझ आ रही ना बात? ये कोल्ड गैस है, और ये कौन सी थी? हॉट गैस। और यहां पे सन है, मान लेते हैं ये क्या है? सन है, मतलब कोई लाइट सोर्स है। लाइट सोर्स यहां से एनर्जी देगा। तो अभी ये कोल्ड है ना, तो कोल्ड है तो एनर्जी को क्या करेगा? ये एब्जॉर्ब। तो एब्जॉर्ब किनको करेगा? अभी इलेक्ट्रॉन इसी स्टेट में है ना, कोल्ड स्टेट में। तो कोल्ड स्टेट में है तो अभी किधर जाएगा? हायर स्टेट। तो हायर स्टेट में जाने के लिए इसमें से जो एनर्जी आ रही है, कई तरह की एनर्जी आ रही है। तो कई तरह की जो एनर्जी आ रही है, उसमें से जो जरूरत है इससे इस ऑर्बिट में जाने के लिए, इससे इस ऑर्बिट में जाने के लिए, इससे इस ऑर्बिट में जाने के लिए, उन एनर्जीज को क्या कर लेगा?
ले लेगा और बाकी सबको क्या कर देगा, बाकी सबको छोड़ देगा। तो बाकी सबको छोड़ देगा तो वो स्क्रीन पे दिखेंगे। तो इससे पता चलता है अगर यही वाली गैस कोल्ड वाली है तो जो जो यहां पे एमिट हुआ था वो यहां पे क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। तो जहां जहां पे ये लाइन दिख रही थी वहां वहां पे अब लाइन नहीं दिखेगी। नहीं समझ आई? वहां वहां पे लाइन नहीं दिखेगी। तो लाइन नहीं दिखेगी तो इसको मैं रेड कलर से दिखा दे रहा हूं। ये वो लाइन है जो नहीं दिख रहे। अच्छा, इसमें कितनी लाइनें दिखी थी, 4। तो इलेक्ट्रॉन ऊपर से आकर के नीचे कितनी लाइनें दिया 4। तो यहां से एब्जॉर्ब कितना होगा, 4 ही एब्जॉर्ब। तो उन चारों की जगह पे क्या दिखेगा, डार्क दिखेगा, कोई लाइन नहीं दिखेगी। तो कोई लाइन नहीं दिखेगी। तो अब आपको समझ आ रहा होगा इसको क्या बोलते हैं। अब ये जो स्क्रीन पे स्पेक्ट्रम दिखेगा ये क्या कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और जो इससे पहले दिख रहा था वो क्या कहलाता है, कौन सा कहलाता है, एमिशन स्पेक्ट्रम। क्लियर है ये बात, याद रख, इसको बना लीजिए, कर लीजिए। फिर उसके बाद बात करते हैं लाइमन बामर ये सब की। ठीक है, ठीक है। ये वाला कैसा होगा, एब्जॉर्प्शन। और ये वाला कैसा होगा, येलो कलर, एमिशन स्पेक्ट्रम। तो जो जो एमिशन में लाइन दिखती है वो एब्जॉर्प्शन में गायब हो जाएगी अगर सेम एटम है, एक्सपेरिमेंट के दौरान सेम गैस है। यहाँ पे थोड़ा सा 10-15 मिनट कंसंट्रेट होके सुन लीजिएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बड़े छोटे से होते हैं लेकिन इरिटेटिंग होते हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस का आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक, हो गया। चलिए आगे देखते हैं। एक टेबल बनाइएगा, ठीक है, देखना ध्यान से। पहले मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। ठीक, ये जानते हैं ये ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट और ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट। इस तरह से, मतलब ये जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये क्या होती है, ऑर्बिट्स होती है। तो उसको मैंने लाइन में बना दिया, समझ आए? तो ये ग्राउंड स्टेट है। अब देखना ध्यान से सुनना, ये आखिरी लाइन जो है ये कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। क्या है, इन्फिनिटी। नंबर ऑफ सेल यहाँ पे क्या हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है। अब आप देखना, इलेक्ट्रॉन यहां से आ सकता है ग्राउंड स्टेट में तो एनर्जी एमिट करेगा, समझ आ रही ना? यहां से भी आ सकता है ग्राउंड स्टेट में तो एनर्जी एमिट करेगा, यहां से भी आ सकता है। ऐसे कहां से आ सकता है, इनफाइनाइट से किस ऑर्बिट पे आ सकता है, किस ऑर्बिट पे आ सकता है, फर्स्ट ऑर्बिट पे आ सकता है। समझ आ रही ना बात? तो ऐसे ही यहां से ये वाली मान लेते हैं कौन सी ऑर्बिट है, 1 2 3 4 5 6, 6 ऑर्बिट से किस पे आ सकता है, थर्ड ऑर्बिट पे आ सकता है, कहीं से भी। तो आपसे पूछ सकता है कि कितनी एनर्जी निकल रही है या कितनी वेवलेंथ की एनर्जी निकलेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन जब एक ऑर्बिट से, मान लेते हैं N2 से कहां आ रहे हैं, N इज इक्वल टू N2 टू N इज इक्वल टू N1 अगर आ रहे हैं, N इज इक्वल टू N2 टू N इज इक्वल टू कितना आ रहे हैं, N1 आ रहे हैं, तब आपसे पूछ सकता है कि कितनी एनर्जी का फोटान निकलेगा
या उस फोटान के पास कितना वेवलेंथ होगी। ये फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है। N2 से कहां आ रहे हैं, N1 आ रहे हैं। अच्छा, एनर्जी का जनरल फार्मूला क्या था, E इज इक्वल टू माइनस 13.6 और क्या था, एन स्क्वायर या जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये फार्मूला था एनर्जी का, और ये किस में था, एंगस्ट्रॉम में था। अब देखना कहां से कहां जा रहे हो, N2 से कहां जा रहे हो, N1, तभी तो एमिशन होगा। जब हायर से किधर आओगे, लोअर की तरफ आओगे, तभी एमिशन होगा। कौन है यार, हायर से किधर आएंगे, हायर से जब किधर आएंगे, लोअर आएंगे, तो उस वक्त ही तो एमिशन होगा। तो हायर से किधर आ रहे हैं हम, लोअर की तरफ आ रहे हैं, तो N2 से किधर आ रहे हैं, N1। तो N2 कौन सा है, हायर एनर्जी लेवल, और N1 कौन सा है, लोअर एनर्जी लेवल। तो कितना एनर्जी का फोटान निकलेगा, अगर वो बात पता है तो पता करना है। तो E2 माइनस क्या हो जाएगा, E1 बराबर होगा किसके, चेंज इन एनर्जी के। E2 की वैल्यू रखिए यहां पे माइनस 13.6 जेड स्क्वायर डिवाइड बाई N2 स्क्वायर ना। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 13.6, और यहां पे क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर बाई N1 स्क्वायर। अच्छा, एक ही एटम होगा, एक ही एटम की ऑर्बिट्स है ना, तो जेड की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अब इसमें से कॉमन क्या है, माइनस, माइनस नहीं लेते हैं, 13.6 जेड स्क्वायर, कितना कॉमन ले लेते हैं, जेड स्क्वायर। तो यहां से क्या बचेगा, 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर। ये आ जाएगा, समझ आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा E हो जाएगा। अब आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ये जो इतनी चीज होती है, इतनी चीज 13.6, ये जो होता है, ये बराबर होता है आर एच सी के बराबर होता है, आर एच सी के बराबर। इसको आर एच सी बोल सकते हो। देखना, एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, आर जो बच रहा है इसको बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, रेडबर्ग कांस्टेंट। ये रेडबर्ग कांस्टेंट है, रेडबर्ग कांस्टेंट, समझ आ रही ना। तो यहां पे आप, अभी मैं इसकी वैल्यू बता रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, रेडबर्ग कांस्टेंट। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, 13.6 की जगह पे आर एच सी, और यहां पे क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर, यहां पे 1 डिवाइड बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई N2 स्क्वायर, और यहां से क्या हो जाएगा, डेल्टा ई। अच्छा, डेल्टा ई कितने के बराबर होता है, दो फार्मूला होता है एनर्जी का, या तो एच न्यू या तो एच सी बाई लेमडा। तो यहां पे हमारा टारगेट है वेवलेंथ पता करना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एस सी बाई लेमडा। तो एस सी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहां से फार्मूला आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 बाई लेमडा बराबर होगा किसके, आर जेड स्क्वायर, और यहां पे कितना हो जाएगा, 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर। ठीक, अब ये जो है वेवलेंथ का फार्मूला आ गया, इसका फार्मूला आ गया वेवलेंथ का, कि कितनी वेवलेंथ की एनर्जी निकलेगी जब N2 से किधर आओगे, N1 आओगे। ये वेवलेंथ का फार्मूला हो गया। और ये वाला जो है चेंज इन एनर्जी, ये किसका फार्मूला है, एनर्जी का। ये किसका फार्मूला है, एनर्जी का। अगर एक स्टेट से N2 से कहां पे आते हो, N1, तो एनर्जी इतना निकलेगी, और जो एनर्जी निकलेगी उसकी वेवलेंथ इतना होगी। अगर आप वेवलेंथ जानते हो तो फ्रीक्वेंसी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी निकल जाएगी, समझ गए ना। तो आर इसमें क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट। और जनरली किस एटम के लिए पूछा जाता है, हाइड्रोजन के लिए, तो यहाँ पे Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, N1 की वैल्यू छोटी वाली रहेगी। N1 की कौन सी वैल्यू रहेगी, छोटी वाली, ताकि ये क्या है, बड़ा है, और आंसर किस में आए, प्लस में है। अगर आप उल्टा कर दोगे तो गलत हो जाएगा, समझ आ रही ना बात। तो N1 हमेशा कौन सा होता है, छोटा वाला। तो जाहिर सी बात है, इमेशन स्पेक्ट्रम में कहां से आते हो, हायर से लोअर की तरफ, तो ये हायर और ये लोअर, समझ आ रही ना बात। ये बात याद रहे, इस फार्मूले को लिख लीजिए। आर की वैल्यू मैं आपको बता दूं, रेडबर्ग कांस्टेंट की आर की वैल्यू जो होती है 1.09 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स होता है।
क्या होता है, मीटर इनवर्स। लेकिन आपको इससे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी, 1/r की जरूरत पड़ेगी, इसकी कम जरूरत पड़ेगी। 1/r की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। 1/r जो होता है 91.2 अप्रॉक्स नैनोमीटर, वो हाँ सही है 91.2 नैनोमीटर। क्या आप जानते हो, जब इस वाले क्वेश्चन को पूछेगा ना, क्या कहते हैं कि किसमें ये रीजन अल्ट्रावायलेट होगा या इंफ्रारेड होगा, फिर एंगस्ट्रॉम से तुम्हें नैनोमीटर में आना पड़ेगा, टेबल याद नैनोमीटर में हो। आगे के सारे क्वेश्चन इसी पे हैं। पूछता है ना बामर से कौन सी विजिबल रेज निकलेंगी, या अल्ट्रावायलेट निकलेगी, या इंफ्रारेड निकलेगी, तो करना फाइनली। और एक चीज आप समझिए, ये वेवलेंथ की जो यूनिट होगी वो डिसाइड कौन करेगा, आर डिसाइड करेगा। आर की जैसी लोगे आप, समझ आ रही ना बस, वैसी किसकी होगी, लेमडा की। N1 N2 क्या है, नंबर है। Z भी क्या है, नंबर है। डिसाइड कौन करेगा, आर डिसाइड करेगा। ठीक है, पूछते वक्त बोल दिया करो आप, पलट के मैं लिखने जा रहा हूं। अरे हो गया। लिख चुके, देखो ये N1 हो गया, और ये N2 हो गया, और यहां पे नेम, नेम, और ये वेवलेंथ, वेव लेंथ, वेवलेंथ। ठीक है, अगर फर्स्ट ऑर्बिट को आते हैं, किसको आते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट को, एक मिनट, आते किसको हैं, फर्स्ट ऑर्बिट को। और कहां से आते हैं, वो जो है 2 से लेकर के कुछ भी हो सकता है, कितना, इनफाइनाइट हो सकता है। समझ आ रही ना बात, अगर फर्स्ट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक, किसी भी ऑर्बिट से आता है। यहां पे एक बार पिक्चर में मैं दिखा देता हूं, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से आए या इसके ऊपर किसी भी ऑर्बिट से अगर फर्स्ट ग्राउंड स्टेट को आता है, फर्स्ट ऑर्बिट को आता है, तो इस वक्त जो रेडिएशन निकलेगी या जो स्पेक्ट्रम बनेगा, उस स्पेक्ट्रम का नाम होता है लाइमन सीरीज। क्या, लाइमन सीरीज। तो यहां पे क्या हो जाएगा, नाम क्या हो जाएगा, लाइमन सीरीज। ठीक है, ये लाइमन सीरीज है, और इसकी जो रेंज होती है वो 90 से 90 नैनोमीटर, 90 नैनोमीटर टू कितना होती है, 90 नैनोमीटर टू अप्रॉक्स 120 नैनोमीटर होती है, 120 नैनोमीटर। समझ आ रही ना बात। अब एक बात समझिएगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। एक बात मैं यहीं पे बता देता हूं और इसको बढ़िया से समझ लेना। ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है, ये ग्राउंड स्टेट है, और ये कौन सी है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट ऑर्बिट पे सेकेंड ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन आएगा, समझ आ रही ना बात, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं, फर्स्ट लाइन। और जो आखिरी आएगा वो इंफिनिटी से कहां आएगा, फर्स्ट ऑर्बिट। लाइमन यहीं पे खत्म हो जाएगी। लाइमन कहां से शुरू है, सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट, पहली लाइन। और आखिरी लाइन या लास्ट लाइन किसे बोलेंगे लाइमन सीरीज की, इंफिनिटी से किस पे आ रही हो, इंफिनिटी से फर्स्ट अर्थ। ये लास्ट लाइन किसकी है, लास्ट लाइन किसकी है, लाइमन सीरीज की। अब पहली चीज देखो, इन दोनों में एक आइडिया लगाओ, एनर्जी किसमें ज्यादा होगी, एनर्जी किसमें कम होगी। फर्स्ट लाइन देखिए, फर्स्ट लाइन में अगर आप देखोगे ये एनर्जी का फार्मूला है, तो N1 इज इक्वल टू 1 ही होने जा रहा है। तो ये वाली वैल्यू लाइमन के लिए तो 1 ही है, ये वाली वैल्यू कितने के बराबर, 1 के बराबर। अगर सेकंड से आ रही है तो डिवाइड बाई सेकंड, तो डिवाइड बाई सेकंड करोगे तो ये वाली वैल्यू ज्यादा आएगी कंपेयर टू अगर डिवाइड बाई इंफिनिटी करोगे N2। अच्छा, पहली लाइन में N2 की वैल्यू कितना है, 2, और आखिरी वाली लाइन में N2 की वैल्यू कितना है, इंफिनिटी। तो N2 की वैल्यू 2 रखोगे
तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी, बड़ी या छोटी? इन्फिनिटी रखोगे तो ये एकदम खत्म हो जाएगा ना। तो ये बताओ, इसमें पहले वाले में जब 2 रखोगे तो कुछ तो माइनस हो रहा है, और जब इन्फिनिटी रखोगे तो कुछ भी माइनस। तो इससे आइडिया लग रहा है इस वाले केस में क्या है, एनर्जी कम, और इस वाले केस में एनर्जी क्या है, ज्यादा। तो लाइमन के फर्स्ट में एनर्जी क्या होगी, फर्स्ट लाइन में एनर्जी क्या निकलेगी, कम या ज्यादा? कम। नहीं समझ पाए क्या यार? ये एनर्जी की इक्वेशन है ना, ये किसकी इक्वेशन है, एनर्जी। ये वाली वैल्यू कितने के बराबर है लाइमन में, 1 के बराबर। अब दो लाइनें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले में N2 की वैल्यू कितने के बराबर, फर्स्ट लाइन में 2, और दूसरे में लास्ट लाइन में N2 की वैल्यू कितना है, इनफाइनाइट ना। तो अब ये तो वैल्यू 1 है। अच्छा, यहां पे जब डिवाइड बाई 2 करोगे तो कुछ वैल्यू माइनस होगी, तो कुछ वैल्यू माइनस होगी, और जब डिवाइड बाई इंफिनिटी करोगे तब तो कुछ भी नहीं माइनस होगा। तो इस केस में एनर्जी क्या है, ज्यादा, और इस केस में एनर्जी कम निकल रही है। तो लाइमन की फर्स्ट लाइन में एनर्जी कम निकलती है, और लाइमन की आखिरी लाइन में एनर्जी क्या होती है, ज्यादा। और एनर्जी का जस्ट उल्टा होता है वेवलेंथ ना, क्या होती है, वेवलेंथ। तो फर्स्ट लाइन में एनर्जी क्या है, कम, तो वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा, और लास्ट लाइन में एनर्जी क्या है, ज्यादा, तो वेवलेंथ क्या होगी, कम। तो ये सारी सीरीज में यही होगा, फर्स्ट लाइन और आखिरी लाइन के कॉन्सेप्ट में। फर्स्ट लाइन में एनर्जी कम, वेवलेंथ ज्यादा, और लास्ट लाइन में, समझ आ रही? तो आप मुझे यहां से सोच करके इस बात को बताइए, ये जो वेवलेंथ लिखी हुई है ये फर्स्ट लाइन की है या आखिरी लाइन की? फर्स्ट लाइन में एनर्जी कम, वेवलेंथ ज्यादा, तो ये फर्स्ट लाइन है। ये कौन सी लाइन है, फर्स्ट लाइन किसकी है, लाइमन की। और ये कौन सी है, लास्ट लाइन किसकी है, लाइमन। अब देखिए सबकी वेवलेंथ का जो लिखेंगे ना, इधर क्या होगा, फर्स्ट लाइन, और इधर क्या होगा, लास्ट लाइन। समझ गए ना? अब चलते हैं, बात करते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट सीरीज जो होगी वो बामर की होगी। तो उसमें N1 की वैल्यू क्या होगी, 2। सेकेंड ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए, कहां से आ सकता है, 3 to कहां से आ सकता है, इंफिनिटी। 3 to इंफिनिटी किस पे आए, सेकेंड पे आए, तो इसे क्या बोलते हैं, बामर। एल साइलेंट है, बालमर नहीं, बामर सीरीज, क्या बोलेंगे, बामर सीरीज। और इसकी जो वेवलेंथ आती है, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो अप्रॉक्स 400 नैनोमीटर से, 400 नैनोमीटर से कितना होती है, 700 नैनोमीटर। कितना होती है, 700 नैनोमीटर। अब देखिए 400 से 700 नैनोमीटर क्या कहलाती है, विजिबल रेज। कैसी कहलाती है, VR। और एक बात बताइए, मैंने आपको बताया था 1 नैनोमीटर से लेकर के 400 नैनोमीटर तक कौन होती है, अल्ट्रावायलेट। कौन होती है, अल्ट्रावायलेट। तो दो चीजें क्लियर है, लाइमन में कौन सी रेज निकलती है, कौन सी रेडिएशन निकलती है, अल्ट्रावायलेट, और बामर में कौन सी निकलती है, विजिबल। ठीक है। अब इसके बाद बामर के बाद कौन आता है, पाश्चन। कौन आता है, पाश्चन। तो इसमें N1 कितना होगा, 3, और कहां से आएंगे, 4 से लेकर के इंफिनिटी तक यहां पे आएंगे। तो इस वाले को क्या बोलते हैं, पाश्चन। क्या बोलते हैं, पाश्चन, पाश्चन सीरीज। और इसकी जो रेंज होती है वो कितना होती है, 821 नैनोमीटर से, 821 नैनोमीटर से। इसको रटना नहीं है, बस यही दो रटना, समझ आए। 821 नैनोमीटर से ये अप्रॉक्स होती है 1450 तक, 1450 नैनोमीटर ना। और ये भी किस में होता है, इंफ्रारेड में होता है। किसमें होता है, इंफ्रारेड। आपको वो याद है, याद कराया था ना, GXUVI, विजिबल के बाद क्या आता है, I ना, IMR। तो यहीं तक की कहानी है, ये यहीं तक स्पेक्ट्रम निकलता है। तो ऊपर क्या है, अल्ट्रावायलेट, बीच में क्या है, विजिबल। ठीक है। और वो कौन सा है, बामर। बाकी सब के सब क्या होंगे, IR होंगे,
इंफ्रारेड। यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद देखिएगा अगला, पाशन के बाद क्या आता है? ब्रैकेट। क्या आता है? ब्रैकेट, और ब्रैकेट सीरीज, और फिर उसके बाद कौन सा आता है? फंड, और फिर उसके बाद कौन आता है? लास्ट। लास्ट क्या आता है? हम फियर। क्या आता है? स्पेलिंग गड़बड़ होगी, देख लें। क्या? हाँ, पी लगा होता है, लगा दिया बस, खुश। ठीक। अच्छा, इसमें कहां से कहां तक आएगा? चौथे पे आएगा, और कहां से कहां तक? 5 से इंफिनिटी। और इसमें कौन से पे आएगा? 5वें पे, 6 से इंफिनिटी। और यहां पे कितने पे आएगा? छठे पे, 7 से इंफिनिटी ना। और यहां पे सब के सब कौन से होंगे? ये सब के सब आई आर होंगे। सब के सब क्या होंगे? आई आर। अब देखिए ये 1450 से लेकर के 1450 नैनोमीटर से, मैं फिर कह रहा हूं ये ग्रीन कलर वाला नहीं रटना है, खाली ये रटना है कि आई आर होता है इंफ्रारेड। ठीक है? ये होता है 2280 नैनोमीटर, और ये 2280 नैनोमीटर से, 2280 नैनोमीटर से ये होता है अप्रॉक्स 3280 नैनोमीटर। और ये 3280 नैनोमीटर से इंफ्रारेड रेड वाली पूरी रेंज होती है। ठीक है? चलो, यहां तक क्लियर है? ये बात आपको याद रहे, जल्दी टेबल बनाइए। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता हूं, फिर टेबल बनाइए। सबसे ज्यादा एनर्जी किस में निकलेगी? सबसे ज्यादा नहीं, पूरे मिला करके सबसे ज्यादा। दूसरे कौन से? अभी बाद में। सबसे ज्यादा एनर्जी याद रखिएगा, लाइमन की लास्ट लाइन में, लाइमन की लास्ट लाइन में सबसे ज्यादा एनर्जी निकलती है। अभी हम इसकी एनर्जी की वो देखेंगे, इतना याद रखिएगा, लाइमन की लास्ट लाइन में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। समझ आ रही ना? क्यों होती है अभी हम देखेंगे। ठीक है? एक मिनट, अब वो बात सुन लीजिए क्यों होती है। ठीक है, फिर लिखिए। अच्छा, सबसे कम वेवलेंथ इसी की है, लास्ट लाइन की ना। तो जिसकी वेवलेंथ सबसे कम उसकी एनर्जी, बस यही है। ठीक है? सबसे ज्यादा एनर्जी किस में होती है? लाइमन की लास्ट लाइन। एक बात बताइए, ये लास्ट लाइन का दूसरा नाम क्या हो सकता है? मैक्सिमम एनर्जी मिनिमम वेवलेंथ वाली लाइन। लिख लीजिए, लास्ट लाइन का मतलब क्या होगा? मैक्सिमम एनर्जी मिनिमम वेवलेंथ वाली लाइन। और फर्स्ट लाइन मतलब मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम वेवलेंथ वाली लाइन। मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम वेवलेंथ वाली लाइन। क्वेश्चन में वर्ड यूज कर दे तो आप समझ जाएं। ठीक है? लास्ट लाइन मतलब मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम। अच्छा, मैं सोचा फर्स्ट लाइन बोल रहा हूँ। लास्ट लाइन मतलब मैक्सिमम एनर्जी मिनिमम वेवलेंथ, और फर्स्ट लाइन मतलब मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम वेवलेंथ। यहां तक क्लियर है? चलिए, ये क्वेश्चन में अगर वर्ड यूज करता है तो याद। अच्छा, एक बात बताइए, लाइमन में कौन सी रेज निकलती है? अल्ट्रावायलेट, और बामर में विजिबल, बाकी सब में इंफ्रारेड। समझ आ रही ना बात? रेंज आपको याद ही रहेगी। ठीक है? अब इसके बाद हमारा काम है अब क्वेश्चन करना। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन।
वो बात आपने लिख ली कि नहीं? मैक्सिमम एनर्जी किस में निकलेगी? लास्ट लाइन लाइमन की। ठीक। एक चीज और मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है? कहाँ गया वो? एक काम करो, फाइंड द टोटल एनर्जी। ये आपको क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा। फाइंड द एनर्जी, फाइंड द एनर्जी ऑफ each orbit, each orbit in hydrogen atom, in hydrogen atom from n is equal to 1 to n is equal to 5 ना। एनर्जी निकालना है हर ऑर्बिट की, n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 5 तक। पहले की निकलते, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं जिससे जल्दी से आंसर आ जाएगा अगर आपको ये चीज रटी रहेगी। समझ आ रही है? तो पहले फर्स्ट ऑर्बिट पे निकालते हैं E1। E1 इज इक्वल टू कितना होगा? -13.6। फार्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू -13.6 और क्या होता है? Z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। हाइड्रोजन के लिए है तो Z की वैल्यू कितना होगी? 1 ही रहेगी। तो फर्स्ट ऑर्बिट में देख रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा? 1। तो आंसर कितना आ जाएगा? -13.6 इलेक्ट्रॉन ना फर्स्ट ऑर्बिट में। ठीक है, सेकेंड ऑर्बिट में कितना आएगा? सेकेंड ऑर्बिट में जल्दी बताइए। Z की वैल्यू 1, n की वैल्यू कितना होगी? 2। 2 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा? 4। 13.6 डिवाइड बाई 4 कितना आएगा? -3.4, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। अच्छा, थर्ड ऑर्बिट में देखिए कितना आएगी? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आप यहां पे रखोगे n की वैल्यू कितना? 3 और z की वैल्यू कितना होगी? 1। तो 13.6 डिवाइड बाई 9 आएगा। और फोर्थ में बताइए 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फिफ्थ में 0 -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना एनर्जी होगी? अब देखना, पहले और दूसरे में जो एनर्जी का डिफरेंस होगा डेल ई, वो कितने के बराबर होगी? डेल ई जो होगी वो 10 पॉइंट कितने के बराबर? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर ना, पहले और दूसरे में। पहले और तीसरे में कितने का होगा? 12 पॉइंट समथिंग नहीं, अभी बहुत, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना। और चौथे और पहले के बीच में कितना होगा? 12.75। डेल्टा ई जो होगा वो कितने के बराबर होगा? 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये चार का हमेशा याद रखना चाहिए तो आपका आंसर बड़ी जल्दी आ जाए। समझ आ रही ना? पहले और दूसरे के बीच में 10.2, पहले और तीसरे के बीच में एनर्जी का गैप कितना होगा? 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और पहले और चौथे के बीच में कितने का होगा? 12.75। ये तीन वैल्यूज आपको याद रहनी चाहिए। समझ आ रही? पांचवी अगर चाहो तो लिख देता हूं लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी पांचवी की, पहले और पांचवे के बीच में। समझ आ रही ना? बस क्लियर रहेगा?
हो जाएगा। इसकी मीनिंग आप समझ पा रहे हो? अगर किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दी जाए, इतनी एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो फर्स्ट से किस में चला जाएगा? सेकंड में चला जाएगा। और अगर किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दी जाए तो वो फर्स्ट से किस में चला जाएगा? थर्ड में चला जाएगा। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दी जाए तो वो फर्स्ट से किस में चला जाएगा? फोर्थ में चला जाएगा। इसकी मीनिंग ये है, समझ गए ना? एक क्वेश्चन कराता हूं इसी पे सबसे पहला, ठीक है? आउट ऑफ फॉलोइंग ये वाला बताइए। देखो, आउट ऑफ फॉलोइंग which one is not possible energy of photons to be emitted by hydrogen atom according to Bohr atomic model? कौन सा इसमें से एनर्जी ऐसी है, जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो इसमें से कौन सी एनर्जी है जो नहीं पॉसिबल है, जो नहीं पॉसिबल है? तो सबसे पहले ये 13.6 किसकी होती है? 13.6 जब इलेक्ट्रॉन किस में होता है? ग्राउंड स्टेट में। अगर इतनी प्लस दे दोगे तो ये कहां चला जाएगा? इन्फिनिटी पे चला जाएगा। तो इतना होती है किसमें? ग्राउंड स्टेट में। तो ये सही है। अब ये वाला देखिए 1.9 वाला, तो अगर पिछला वाला आपको रटा हुआ है कि कौन से स्टेट में कितना एनर्जी होती है, तो तीसरे और दूसरे का डिफरेंस निकालिए। तीसरे और दूसरे का कितना आएगा? निकालो। 1.9 है। इसका मतलब ये भी पॉसिबल है। तो दो हो गए। अच्छा ये बताओ, एक ऑप्शन और इसमें से दिया हुआ है 0.65। ये वाला तो है पॉसिबल ना, ये वाला देख लेते हैं। 0.65, 0.65 किस में होगा? 0.65 किस में होगा? क्लियर है ना? समझ आएगी नहीं ये बात? मैं क्या कह रहा हूं, इसका डिफरेंस निकालिए। इस वाले का मेरे ख्याल से होगा चौथे और पांचवे का, चौथे और तीसरे का, यही आएगा ना? तो ये भी पॉसिबल है। बचा कौन सा है? सी वाला। तो सी वाला पॉसिबल नहीं है। बस हो गया। तो आपको वो एनर्जी रटी रहेगी तो इस तरह के क्वेश्चन बड़ी जल्दी कर ले जाएंगे। समझ आ रही ना बात? किस स्टेट में कितना होता है और कितना डिफरेंस होता है। कर लीजिए इसको। देखो ये वाला क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन, एक मिनट रुको। एन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट एन, एक्साइटेड स्टेट एन टू ग्राउंड स्टेट। तो N2 की वैल्यू क्या हो गई? N। और N1 की वैल्यू क्या हो गई? ग्राउंड स्टेट मतलब 1। द वेवलेंथ तो एमिटेड एलिमिनेट्स ए फोटो सेंसिटिव मटेरियल। ये पिछले वाले चैप्टर से रिलेट करके कह रहा है, जब N से किस पे आएंगे? N1 पे आएंगे तो क्या निकलेगी? रेडिएशन। उस रेडिएशन का यूज किस में किया जाता है? एक सरफेस से इलेक्ट्रॉन तोड़ने में, एक सरफेस से इलेक्ट्रॉन तोड़ने में यूज किया जाता है, जिसका वर्क फंक्शन कितना है सरफेस का? 2.75। इफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज 10 वोल्ट, द वैल्यू ऑफ एन इज, एन की वैल्यू पूछा है। किसकी वैल्यू पूछा है? एन की वैल्यू पूछा है। किस मतलब कौन सी ऑर्बिट से ये आया है? तो एन की वैल्यू अगर पूछा है तो आप सबसे पहले चले जाइए आइंस्टीन की इक्वेशन पे। के मैक्स इज इक्वल टू क्या होता था? के मैक्स इज इक्वल टू ई माइनस क्या होता था? फाई नॉट। अच्छा वर्क फंक्शन की वैल्यू दी हुई है, कितना है? 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना, 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और के मैक्स कितने के बराबर होता है? ई वी नॉट के बराबर ना। और वी नॉट क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। वी नॉट क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दिया हुआ है? 10 वोल्ट। तो यहां पे रखिए ई इंटू कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई, ई माइनस 5।
फाई की वैल्यू कितना है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जानते हैं इस एनर्जी की इक्वेशन को ले जाकर के किस में पुट करना पड़ेगा, जो एनर्जी की इक्वेशन पढ़े हो। अगर आपको ये बात पता है, एक मिनट सुनना, उसका फायदा देखिए। E इज इक्वल टू कितना है 12.75। 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कब निकलती है बताइए, कौन से वाले से, कौन से वाले से, 4 से जब किस पे आता है फर्स्ट पे, तो इसका मतलब n की वैल्यू कितना हो गई 4, आंसर हो गया। समझ आ रही ना बात, समझ गए ना, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू कितना हो, n2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, बस आंसर हो गया। तो आपको फायदा दिखा, अगर वो चीज याद रहती है तो आपका आंसर जल्दी, अदरवाइज अभी आपको बहुत माथा पच्ची करना पड़ता। डेल E इज इक्वल टू, वो फार्मूला लगाते R Z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, n1 की वैल्यू रखते, R की वैल्यू, Z की वैल्यू, डेल्टा E की वैल्यू वहां से रखते, बहुत टाइम लग जाता है कि नहीं। तो अगर आपको रटा हुआ है तो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक। अभी इसमें एक चीज आपको पढ़ानी है ना, एक क्वेश्चन आपको दिख गया होगा, एक वैरायटी जानते हैं, वो कल पढ़ाऊंगा मैं, आज नहीं पढ़ाऊंगा वो वैरायटी। जब क्या कहते हैं, गैस को एक्साइट कर देते हैं, तो एक्साइट करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं हायर ऑर्बिट, तो हायर ऑर्बिट में जाने के बाद फिर क्या करते हैं, वापस आते हैं। तो अगर वापस आते हैं तो क्या करते हैं, वापस जब आते हैं तो स्पेक्ट्रल लाइन निकलती है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन पूछ सकता है, समझ आ रहे हैं, एक वेराइटी वो है। और दूसरा क्या है, बोस लिमिटेशंस क्या है वो पढ़ना है, और इस पे क्वेश्चन है काफी, ठीक है। लिख चुके कि नहीं भैया, हो गया, कहाँ चले आगे। एक क्वेश्चन में आपको जबरदस्त करा के भेजता हूं, पैसा वसूल वाला है, करवाएं। तो बताना चाहिए ना, ये लो बच्चों वाला क्वेश्चन। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो सबसे पहले टोटल एनर्जी निकालो, टोटल एनर्जी तुम ही लोग ये जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, तो यहाँ पे -13.6, और जेड की वैल्यू कौन सा है हाइड्रोजन, तो जेड की वैल्यू कितना हो जाएगी 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और एन कितना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो E इज इक्वल टू कितना आएगा -3.4, और -3.4 मतलब काइनेटिक। ये वाला भी बच्चों वाला ही है, बताइए, ठीक है। The energy of photon ejected when electron jumps n is equal to 3 to n is equal to 2 state of hydrogen is approximately, देखो इसमें भी अप्रोक्स पूछा, 3 to 2 पूछा है ना, तो 3 में एनर्जी कितना होती है, एक मिनट, 3 में कितना होती है 1.51, और 2 में कितना होती है 3.4, इसका डिफरेंस कितना आएगा, बस आंसर हो गया। समझ आ रही ना बस, 3 में कितना होता है, उस फार्मूले को लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, 3 में इतना होता है और 4 में इतना होता है, इसका डिफरेंस कितने के बराबर 1.9 इलेक्ट्रॉन। इस वाले क्वेश्चन को बताइए, लिख चुके थे कि नहीं, इसको बताइए, इसमें कोई पेन नहीं चलाएगा, देखो ये 2 से कहां जा रहा है 6, तो 2 से 6 जाने के लिए एनर्जी लेगा, और यहां पे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन गिव्स फोटॉन, गिव्स मतलब एमिशन की बात कर रहा है, तो ये दोनों किसके हैं, ये वाला
और ये वाला 1 से 2 ये दोनों किसके हैं? एब्जॉर्प्शन के हैं, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। बचा ये दोनों, कौन सा सही होगा? सबसे ज्यादा एनर्जी लाइमन में होती है। यहां से आइडिया नहीं लग रहा है आपको? अभी बहुत मारूंगा। यहां से आपको आइडिया नहीं लग, ये वाली लास्ट लाइन जो लाइमन की होती है उसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, और लाइमन की फर्स्ट लाइन के पास क्या होती है? कम होती। इसके पास एनर्जी क्या होती है? इसके पास सबसे ज्यादा, और इसके पास, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा रखती है और ये कम रखती है, लेकिन इनके कंपैरिजन में ये ज्यादा है। समझ आ रही ना बात? समझ पा रहे हो ना? जैसे इसकी फर्स्ट लाइन में एनर्जी क्या है? फर्स्ट लाइन में एनर्जी क्या है? कम, और लास्ट लाइन में एनर्जी क्या है? ज्यादा। लास्ट लाइन में एनर्जी क्या है? ज्यादा। तो मैंने आपको बताया क्या था, सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होती है? लाइमन की लास्ट लाइन के पास होती है। ये बाकी की वेवलेंथ तो इससे बड़ी हो गई ना, तो वेवलेंथ बड़ी हो गई तो इसकी एनर्जी क्या होगी? छोटी। तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें कौन सा सही होगा? डी वाला सही होगा। करने की जरूरत नहीं अगर वो टेबल आपको सही से याद है। वेवलेंथ इसीलिए तो लिखा है, वेवलेंथ से पता चल रहा है कि आगे की तरफ एनर्जी क्या हो रही है, नीचे की तरफ घट रही है। समझ पा रहे हो ना? और नहीं होगा तो आप कैलकुलेट करके देखिएगा, लंबा टाइम लग जाएगा। लिख चुके कि नहीं? लिखे नहीं? हो गया? ये आखिरी क्वेश्चन है आज का, इसके बाद एक होमवर्क। इसको मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, आप करिए। रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लास्ट ऑफ बामर। लास्ट लाइन मतलब N2 की वैल्यू बताइए। N2 की वैल्यू इंफिनिटी, और बामर है, बामर की फर्स्ट मतलब कहां पे आते हैं? N1 कितने के बराबर होता है? 2 के बराबर। ये हो गया लास्ट लाइन बामर की। और फिर उसके बाद किसकी लास्ट लाइन? लाइमन की। लाइमन की लास्ट लाइन मतलब N1 इज इक्वल टू लाइमन का क्या होता है? 1, ये तो फिक्स होता है। और लास्ट लाइन बोला है ना, तो N2 इज इक्वल टू क्या होगा? इंफिनिटी। अब यहां से वेवलेंथ निकालोगे, वेवलेंथ का फार्मूला आपके पास है। Z की वैल्यू कितना होगी? हाइड्रोजन है तो कितना होगी? अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो क्या मान के चलेंगे? हाइड्रोजन के लिए ही है वो लाइमन बम, ठीक है? तो Z की वैल्यू कितना लेके चलेंगे? कौन सा आएगा? तुक्का ना मारो, नहीं तो अभी तुम्हें हम मारेंगे। ये वाला ना, बी वाला। हाँ ये सही है। कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं, वो आप कर लीजिएगा। इसी तरह से है, लाइन के ऊपर। क्लियर रहेगा ना? ठीक है। लिख चुके कि नहीं? ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक? क्या हुआ? सर हटे। इसको लॉजिकली कर सकते थे, लेकिन एक ऑप्शन इसमें गड़बड़ दे दिया है। नहीं तो हमें सॉल्व ही ना करना पड़ता, ठीक है? एक ऑप्शन फंसा दिया हमें। एक मिनट, इसको हिंट कर रहा हूं। अगर ऐसा क्वेश्चन दिख जाए कैसे आप एक बगैर सॉल्व किए कर सकते। ये दोनों ऑप्शन क्या है? लेमडा की वैल्यू, लेमडा की वैल्यू कम आ रही है ना, और इसमें लेमडा ये 20/7 और 20/13 एक से क्या हो रहा है? ज्यादा। तो आप कहां से आ रहे हो? थर्ड ऑर्बिट से किस में आ रहे हो? एक मिनट सुनना। थर्ड ऑर्बिट से किस में आ रहे हो? सेकेंड ऑर्बिट। फिर उसके बाद कहां जंप करते हो? फोर्थ ऑर्बिट से किस में आ? थर्ड ऑर्बिट में। तो कौन सी वेवलेंथ ज्यादा होगी? पहले किस में? थर्ड ऑर्बिट से किस में जा रहे हो? सेकेंड ऑर्बिट। तो थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जब जाओ, वेवलेंथ नीचे की तरफ बढ़ रही है ना,
थर्ड सेकंड वाली क्या होगी वेवलेंथ? थर्ड सेकंड वाली कम होगी। हाँ तो वही तो सही है ना, तुम दिमाग नहीं लगा पाए क्या? यहां पे देखो N1 की वैल्यू कितना है पहले वाले में, 2, तो 2 की वेवलेंथ 400 से इतना है, ठीक है। फिर उसके बाद कितना है, 4 से कितने पे है, 3 पे, तो वो वेवलेंथ इसके बीच में है ना। तो ये वाली क्या है वेवलेंथ, जो थर्ड पे आ रही है ज्यादा, और जो फर्स्ट पे आ रही है कम है ना। तो वेवलेंथ क्या हो रही है, वेवलेंथ क्या होगी, जब 4 से किस पे आएगा, थर्ड पे आएगा, तो वेवलेंथ बढ़ेगी या घटेगी? ठीक है, घट जाएगी। तो आप चेक कर लीजिएगा इसको। कहां गया क्वेश्चन? चलिए इसको कर लीजिएगा, ठीक है, बताइएगा आंसर कल, ठीक है। तो कौन इसमें से आएगा, सी या डी में से आएगा, सी या डी में से आएगा। समझ आए, वेवलेंथ क्या हो रही है, 4 से 3 आएगा तो बढ़ जाएगा, तो ये दोनों कम दिए हुए थे और ये दोनों ज्यादा। ठीक है, करके बताइएगा, थैंक यू। हाँ सी वाला सही है।